है तो महाराणा प्रताप, जिन्होंने चाहे कितनी भी बातें हो, वो उन्होंने घास की रोटी खाना पसंद की, लेकिन किसी की अधीनता पसंद नहीं की। हमने तो खुद को बेच करके इस देश को सींचा है। मुझे बहुत दुख होता है कि यूपी, बिहार, झारखंड के लोग जब बाहर जाते हैं काम करने के लिए, जब वहां से लोग यहाँ पे आएंगे, ऐसा नहीं है कि वहां के लोग यहाँ के कमाते नहीं है, छोटी छोटी रैलियां वो भी लगाते हैं। अभी राजस्थान की मैं बात करूंगा, वहां का एक सबसे बड़ा बढ़िया चीज है, जो आलू का जो रहता है ना मैम, क्या बोलते हैं, जलेबी, वो उधर का फेमस है, जाती है हमें वहां पे। आज भी मजदूरी के तरह ही ट्रीट किया जाता है, रखा जाता है कि हम उन्हीं के द्वारा चलाए जा रहे हैं और उन्हीं की नीतियों पे आज भी हम बढ़ रहे हैं। तो जो भ्रष्ट नेताएं हैं, जो कि उन्हीं की नीतियों को चला करके हमें तोड़ने का, और हमारे बीच भाषाई के रूप से हो या फिर खान पान हो या पहनावे के रूप में हो या संस्कृति के रूप में तोड़ते रहते हैं, और वो सिर्फ अपना वोट बैंक बना करके, जीत करके और पेट पॉकेट भरने का काम करते हैं। और भी नेता अगर अधिकतर चुना जाए तो उनपे केस मुकदमे तो इतने होते हैं जितना कि आज तक हम लोग कहीं घूमे ना हो, या हम लोग के पास इतने डिग्रियां ना हो, उतने तो उनके पास केस रहती है। हमें मिल करके ही रहना चाहिए, और अगर थोड़ा बड़ा अगर मतभेद होता है तो कोशिश करी जाए कि हम आपस में ही इसे सुलझाएं, किसी भी तरीके से मुद्दों को आगे ना लेके जाए और किसी को किसी प्रकार का नुकसान ना दें। तो बहुत कहीं ना कहीं हमें एक ऐसे गुरु की या फिर एक ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है जो हमारा मार्गदर्शन कर सके, जो जिसको अच्छे से जानकारियां प्राप्त हो, जो कि हर तरीके की चीज, हर क्षेत्र को देखते हुए आपको निर्णय दे सके। तो वैसे गुरुओं की आवश्यकता पड़ती है। तो वो सभी चीजें हमें प्रधान से प्राप्त हो रही हैं, और लगातार इन सब चीजों को, और मैं सबसे ज्यादा खुश इस चीज से हूँ कि मैं इससे जुड़ करके कंसिस्टेंसी में टाइम दे पा रहा हूँ, और कुछ ना कुछ हर रोज खुद में बेहतर करने का प्रयत्न मैं कर रहा हूँ। और इसके आने से मेरी एक रूटीन बनी हुई है, जिससे मैं बहुत खुश हूँ कि जिससे मैं काम कर पा रहा हूँ। प्रधान हमारे हर क्षेत्र में हमें मजबूत बनने का मतलब कि मार्गदर्शन करता है, और हमारे हर तरीके से मदद करता है। आर्थिक रूप से भी कुछ लोगों को मदद करने का प्रयत्न किया जा रहा है, उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है, आवश्यक हो जाती है, जो कि प्रधान ऐप करती है। मैं इस चीज के लिए प्रधान ऐप को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। गिरिडीह छोटा नहीं है, बहुत बड़ा मैम। आपको अच्छी अच्छी चीजें, बड़े बड़े नदियां, बहुत सारा ऐसा चीज आपको गिरिडीह के बारे में पढ़ने मिलेगा, जो कि आपको लगेगा ये सब अजूबे वाली चीजें। आज भाषाई क्षेत्र में देखें तो झारखंड में बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी जा रही है, जैसे कि कुर्मियों का, कुर्मी भाषा को लेकर के है, संथाल परगना के लिए संथाल, तो खोटा भी एक भाषा है। वेलकम टू प्रधान। प्रधान एक ऐसा मंच जहां आप अपना कीमती वोट देके चुनते हैं अपने प्रधान को। वो प्रधान जो रखता है आपकी बात, वो प्रधान जो आपके क्षेत्र की मुश्किलों का समाधान लाता है आपके लिए, और वो प्रधान जो सिर्फ रखता है आपका पक्ष। तो चलिए मिलते हैं आज सुमित से। हेलो सुमित। जी नमस्ते मैम। सुमित, आप अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम सुमित कुमार है, मैं झारखंड के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट गिरिडीह से आता हूँ, और मैं पैसरा बिहार मेरा गांव का नाम है, मैं यहीं पे रहता हूँ। मैं अभी सेमेस्टर 2 की पढ़ाई कर रहा हूँ, जो कि मैं ग्रेजुएशन के प्रिपेयर हूँ। ओके, और आपने अपना ये क्षेत्र बताया गिरिडीह, इस पर कुछ प्रकाश डालिए, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। बहुत ही अनोखा नाम है इसका, इसका कुछ अर्थ होता है क्या? नहीं, वैसा तो कुछ अर्थ नहीं है मैम, लेकिन ये झारखंड से आता है, और ये बहुत ही झारखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट होता है, क्योंकि यहाँ की जो राजनीतिक कार्य होती है, जैसे कि गांडे विधायक, यहीं से हमारा मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, इसी विधानसभा से। और हमारे राज्य में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा अभ्रक पाया जाता है, जिस कारण से ये फेमस भी है। बहुत सारे घूमने का भी जगह यहाँ पे है, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत, जो कि पारसनाथ है, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट गिरिडीह में पड़ता है, इसलिए हमारा डिस्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा फेमस है पूरे झारखंड में। अगर मुझे घूमना आना पड़े गिरिडीह, तो आप मुझे क्या रिकमेंड करोगे? मैं कहाँ घूमने जाऊँ, क्या खाने पीने की जगह है? बहुत अच्छी अच्छी जगह है मैम, जैसे पारसनाथ तो आप जान ही रहे हो, बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, सबसे ऊंचा पहाड़ है। या वहाँ का जो व्यू है, आप वहाँ पे देखिएगा तो पहाड़ में बहुत बार ऐसा होता है कि आपको
बादल जिस तरीके से आदमी लोग देखना चाहता है, छोटे मतलब हल्का हल्का बारिश टाइप पे घूमने के लिए वो सब जगह है। खंडोली है, वाटरफॉल है, बहुत सारे ऐसे जगह है, बहुत अच्छे अच्छे मंदिर है हमारे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे आप घूम सकते हो। खाने के लिए यहाँ पे अच्छे अच्छे होटल्स हैं, उतना ज्यादा फेमस नहीं है बट बहुत अच्छे अच्छे जगह हैं, बहुत सारे पार्क हैं और भी बहुत सारे सिनेमा घर्स हैं, मॉल्स हैं, बहुत सारे तरीके की चीजें यहाँ पे जो आपको बहुत अच्छा लगेगा हमारे डिस्ट्रिक्ट में घूमकर। मैंने सुना है कि हरियाली के लिए भी बहुत जाना जाता है, एक प्राकृतिक बहुत अच्छा दृश्य दिखता है गिरी आपके क्षेत्र गिरिडीह में, क्या ये सच है? क्या बोले मैम, थोड़ा आवाज कट गया। हरियाली के लिए बहुत जाना जाता है आपका ये जिला गिरिडीह। जी मैम, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्योंकि ये जो एरिया है थोड़ा गिरिडीह का समतल टाइप पे है, तो यहाँ पे खेती वगैरह भी होती है और जंगल यहाँ पे भरपूर है। हर तरीके से आपको पहाड़ वाले क्षेत्र हर तरफ दिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ आपको हरियाली ही दिखेगी। यहाँ के लोग मानसिक तनाव से भी बहुत ज्यादा कम मतलब परेशान रहते हैं, इसी कारण से यहाँ पे वातावरण बहुत शुद्ध है। यहाँ के लोग बहुत सारे मिले जुले हैं और लोगों में और यहाँ के वातावरण में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी और बहुत अच्छा लगेगा आपको हमारे डिस्ट्रिक्ट में घूम के। तो हम कह सकते हैं कि जो दूसरे शहरों में जो लोग काम के तनाव से थक गए हैं, उनको ब्रेक लेना हो तो वो जरूर गिरिडीह जाएं और घूमे, है ना? जी मैम, जी मैम, बहुत जरूरी है। गिरिडीह छोटा नहीं है, बहुत बड़ा मैम। आपको अच्छी अच्छी चीजें, बड़े बड़े नदियाँ, बहुत सारा ऐसा ऐसा चीज आपको गिरिडीह के बारे में पढ़ने मिलेगा जो कि आपको लगेगा ये सब अजूबे वाली चीजें, ये फिर कहीं नहीं दिखने को मिलती है। दूसरे दूसरे जगह से लोग देखने के लिए हमारे राज्य, हमारे डिस्ट्रिक्ट गिरिडीह में आते हैं। जी वहाँ पे झरना भी है, जी मैम। ऊसर करके कुछ मेरे दोस्त लोग बता रहे थे मुझे, झरना भी है जी, वहाँ पे। वाटरफॉल वगैरह है और भी जगह है, वो सब सारे अच्छे ही है। आप वहाँ घूमिएगा तो फिर दूसरी जगह आप भूल जाइएगा। अब क्योंकि आपने बताया कि झारखंड का सबसे ये महत्वपूर्ण ये पहाड़ से बड़ा पहाड़ आपके ही क्षेत्र में है, तो इसी से जी मैं मैम। आपको रोचक बात बताना चाहती हूँ कि गिरिडीह का अर्थ ही होता है पहाड़ों का क्षेत्र। जी आपके मैम, गिरी। क्षेत्र का नाम, जी। हाँ जी, गिरी जो संस्कृत शब्द गिरी यानी कि पहाड़, और ढीम यानी कि जो आपकी कोठा बोली है। बासा। जी। हाँ, आप बोलते हैं, आपको कोठा बोला आता है? जी मैम, आता है खोटा बोलने। हम लोग का यहाँ पे मदर टंग ही खोटा ही है। हम लोग शुरू से ही खोटा ही बोलते आए हैं। हिंदी भी हम लोग स्कूल से ही सीखे हैं। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे हिंदी नहीं आता, सबको खोटा ही आता है। तो खोटा भी बड़ा प्यारा सा भाषा है, अगर इसमें अगर आप बात करना चाहिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, हमें तो नहीं आती है, लेकिन कोठा बोली वाले लोगों के लिए अगर आप युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे, महत्वपूर्ण संदेश या प्रधान मंच के विषय में, तो आप कोठा बोली में उनको क्या संदेश देंगे? और उसके बाद आपको उसका हिंदी अनुवाद भी करना है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता तो हमारी हिंदी। ठीक है, हिंदी जो है वो सभी लोग जानते हैं, इसीलिए बड़ा अच्छा लगता है और आसान भी लगता है लोगों को। कुट्ठा जो भाषा है हम लोग का कुछ क्षेत्र में ही है, इसी कारण से बहुत सारे लोग, जैसे आप भी बोल रहे हैं, आपको भी नहीं आता। तो ये एक बहुत ही पुरानी मतलब संस्कृति है हमारी क्षेत्र की कि इस भाषा को हमें जागरूक रखना चाहिए, जिससे कि हमें अपनी संस्कृति का पता चले। और आज भाषाई क्षेत्र में देखें तो झारखंड में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है, जैसे कि कुड़मियों का, कुड़मी भाषा को लेकर के है, संथाल परगना के लिए संथाल। तो खोटा भी एक भाषा है, इसके थ्रू से भी लोगों को बहुत सारी मतलब योजनाओं का लाभ मिल सकता है। वो अपने हक की बातें इस क्षेत्र में भी रह के कर सकते हैं। और खोटा आज हमारे अगर झारखंड के किसी भी एग्जाम में को ले अगर देखें तो खोटा में देखना एक अलग सब्जेक्ट रहता है, उसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको अगर आप रखते हो और अगर आप खोटा का अच्छा नॉलेज रखते हो तो उसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है हिंदी के जगह पे। अगर आप अपना टंग भाषा अगर वो यूज करते हो तो युवाओं से मैं कहूंगा कि अपनी संस्कृति का, अपने धरोहरों का आप हमेशा मतलब उन लोगों के उन चीजों के बारे में जाने और उनको संजो करके रखें, क्योंकि ये हमारी पुश्तैनी चीजें हैं जो कि हमें हमारी अलग पहचान को हमारी दर्शाती है और इससे हमें बहुत सारी फायदे देखने को मिलती है। और खोटा में बात कीजिएगा मैम तो खोटा मैं बिल्कुल अच्छे से बोलता हूँ और कई बार मैंने जगह जगह पे अपने स्कूल में भाषण भी किया है तो खोटा में ही किया और बहुत अच्छा लगता है मैम बोल करके। अपना एक अलग नजरिया लोगों के सामने मुझे रखने में अच्छा लगता है, मेरी एक अलग पहचान आती है। हर एक लोगों से मैं चाहता हूँ कि इस चीजों के बारे में जानने का प्रयास करें। धन्यवाद मैम। ये तो सच कहा आपने कि अपनी भाषा में हमें एक अपनापन महसूस होता है।
कि अपने लोग या अपनी भाषा, लेकिन हमारे अगर हम देश से देखेंगे तो अभी देश में भाषा को लेकर जो विवाद चल रहा है कर्नाटका में कन्नड़ और तमिलनाडु जी में तमिल को लेके कि इस लेवल तक आ गया है कि उन्होंने तमिल भाषा को बोल रहे हैं कि हम इसी को अपने में चलाएंगे। और बहुत ज्यादा और बैंक के एम्प्लॉयज पर भी बहुत ज्यादा वायलेंस के केस आए कि उन्होंने कन्नड़ में बात नहीं करी। बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर प्रोटेस्ट भी चल रहा है, आवाज उठा रहे हैं। जी मैम। तो आपका क्या सजेशन है कि अपनी अपनी संस्कृति, अपनी सांस्कृतिक भाषा, कल्चर, लैंग्वेज, अपने कल्चर को भी संजो के रखा जाए, साथ ही अपने देश की जो आइडेंटिटी है, एक राष्ट्रीय पहचान हमारी कि हम भारतीय हैं, इसको भी जी हम मैम। कैसे बना के रखें कि हमारा संस्कृति, हमारे क्षेत्र राज्य की संस्कृति, हमारी जो अंतरराष्ट्रीय पहचान है एक भारतीय होने की, उसको ना तोड़े। ये हम कैसे करेंगे? मैम देखिए, जैसे हम सभी कहते हैं कि हम भारतीय हैं, हम भारत के लोग हैं, तो हमें एक चीज याद रखनी है कि हमारी भाषा अलग हो, हमारी खान पान अलग हो, हमारा पहनावा अलग हो, हम सभी भारतीय हैं। हमें मिलकर के ही रहना चाहिए। और अगर थोड़ा थोड़ा अगर मतभेद होता है तो कोशिश करी जाए कि हम आपस में ही इसे सुलझाएं, किसी भी तरीके से मुद्दों को आगे ना लेके जाए और किसी को किसी प्रकार का नुकसान ना दें। और जहां तक हो कि हम मिलकर के ही चले, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक ही देश के निवासी है। हमारा पहनावा ओढ़ावा अलग हो सकता है, लेकिन हमारे देश का एक क्या बोलते हैं ये होता है ना मैम, स्लोगन टाइप पे, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई नारा। तो हमारे देश का एक नारा है, अनेकता में एकता, जो हमें पूरे विश्व से सबसे अलग करता है। तो जरूरी है कि हमें इन सब चीजों को देखते हुए, और भाषाई रूप से खैर हमारे विभिन्नताएं हैं, इस चीज को टाला नहीं जा सकता, और उनको उस जगह पे मिल रहा है। लेकिन आज जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कन्नड़ की बात है, तो हमारे निराश करने वाली बहुत सारी चीजें हमें वहाँ पे लड़ाई झगड़े जो कि नहीं होनी चाहिए, तो वो देखने को मिले, खासकर यूपी बिहार की दिक्कतों से। लेकिन यूपी बिहार की भी कोई ऐसी दिक्कत है जिस कारण से यहाँ के लोग वहाँ पे जा पा रहे हैं रोजगार के लिए, क्योंकि हमारे पास रोजगार के साधन नहीं है। लेकिन उन लोगों को भी एक चीज ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर उनके इलाके में फैक्ट्रीज हैं और भी मतलब कारखाने हैं, जिस कारण से लोग यहाँ से जाकर वहाँ रोजगार की तलाश में जाते हैं, तो वो कारखाने उन खनिज पदार्थों से चल पाती हैं जो झारखंड खुद पूरे विश्व, पूरे इंडिया को 40% अकेले खनिज देता है। अगर उन सब चीजों पे हम भी अगर अड़ जाए तो ये देश की विभिन्नताओं को अलग करेगा, हमें एक नहीं करेगा। तो हमारे अनेकता में एकता को मिलाए रखने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी होती है कि हमें मिलकर रहनी चाहिए। और सभी के भाषाओं का बराबर सम्मान है, किसी का कोई ऊंच नीच नहीं है, हर किसी का धरोहर है, और हम सभी मिलकर के इस भारत को बनाए और मिलकर के चलेंगे। और कुछ लोगों की मानसिकता के कारण, जिनकी जानकारी का अभाव हो सकता है, या फिर कोई दूसरी बात हो सकती है जिसे मुद्दा बनाने के लिए दूसरी बात लाई जाए, उन सब चीजों को हम नहीं देख सकते और हमें मिलाकर के चलनी चाहिए। धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा संदेश दिया। आपने एक बात कही कि 40% झारखंड ये खनन पदार्थ खनिज। हाँ, खनिज देते हैं, रिसोर्सेज देते हैं पूरे भारत के बाकी राज्यों को। इसका क्या इतिहास रहा है, इसके बारे में हमें और बताइए। इसका मैम शुरू से, जब हमारा झारखंड देखिए तो 15 नवंबर 2000 को हमारा अलग हुआ। उससे पहले हम बिहार से ही जुड़े हुए थे, वहां से मिल करके हमारी सारी चीजें चलती थी। बहुत सारी, अगर हम अपने झारखंड के इतिहास पे जाएं तो बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई, बहुत सारे जयपाल सिंह मुंडा हो या फिर विनोद बिहारी महतो हो, हमारे शिबू सोरेन जी हो, इन सभी के द्वारा हमारे झारखंड को अलग करने के लिए बहुत बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई, जो कि हमारा बाद में सफल भी हुआ। हम बिहार से अलग हुए इसी कारण से, सिर्फ कि हमारे जो यहाँ के लोग हैं, जो इस जगह के मतलब मौलिक लोग हैं, उन लोगों को यहाँ का अधिकार नहीं मिल पा रहा था, उनके अधिकारों का हनन हो रहा था, जिस कारण से हमारे झारखंड को अलग किया गया। और यहाँ के जो मतलब खनिज पदार्थों का दोहन हो रहा था, उन सभी चीजों को रोकने के लिए, तो हमारी जब रोके गए, हमारा राज्य अलग किया गया, हमारे अधिकारों को दिया गया, तभी हमारे क्षेत्र के लोगों को वो सभी अधिकारों से वंचित रखा गया जो चीजें उन्हें मिलनी चाहिए थी। हमारे उन सभी चीजों को सम्मान अधिकार हमें नहीं मिल पाया, हमें नौकरियों में भी उन्हें वो अधिकार नहीं मिल पाए। हमारे जिस मतलब कि अभी अगर देखा जाए तो पूरे देश में हर किसी को अपना अपना जाति के नाम पे या किसी भी चीज के नाम पे उन्हें नौकरियों में हो या किसी भी अन्य क्षेत्रों में हो, उन्हें मिलता है। वो जो हम थोड़ा सा भूल रहे हैं यहाँ पे, वो सभी को नौकरी वगैरह में नहीं मिलता है मैम, बात भूल जा रहे। हाँ, रिजर्वेशन।
तो वो चीजों से भी हमें उस तरीके से नहीं दिया गया, हमें 60-40 की नीति गई। हमारे यहाँ पे अभी भी बहुत सारी मांगे अटकी हुई है। आप खनिजों के बारे में बात किए, तो बड़े मात्रा में हमारे साथ शुरू से ही हमारे खनिजों का दोहन होता रह गया। हमारे राज्य पे किसी का नजर नहीं गया। यहाँ से सिर्फ इस तरीके से इस राज्य को, इस डिस्ट्रिक्ट को और इस राज्य को लूटा गया है कि हम उस चीज को बयान नहीं कर सकते। वो यहाँ की सारी खनिज पदार्थें लेकर के हमें यूं ही छोड़ दिया गया। हमारे जमीनों को लूटा गया, हमारे जंगलों को लूटा गया। आज जिस जगह से हम लोग आते हैं, यह एक वातावरण, ऐसा वातावरण था जिसे देखने के लिए विश्व भर के लोग यहाँ पे आते थे। उन सभी चीजों को खत्म कर दिया गया। बहुत सारे जगहों पे आज अगर आप देखने जाइए धनबाद के इलाके, तो उन्हें जलता हुआ छोड़ दिया गया। उन सब चीजों से वहाँ के मूल निवासियों को कोई फायदा नहीं मिला। हमारे साथ एक चीज है, खनिजों के साथ ये भी गलत किया गया कि जिस प्रकार से कहा जाता है कि कश्मीर से अगर सेब अगर 20 रुपए निकला है, तो यहाँ तक आते आते वो 100 रुपए हो जाती है। लेकिन जो चीजें वहाँ के लोगों के लिए बढ़िया थी, अगर वो बेच पा रहे बाहर ला करके, तो उन्हें उनका मूल भी मिलता था। लेकिन अगर हमारे राज्य से अगर खनिज आते थे, तो अगर यहाँ से 20 रुपए निकला है, तो वहां पे भी हमें 20 रुपए में ही बेचने को मिलता था। इन सब चीजों का बहुत विरोध हुआ। बहुत सारे नेताओं को दिन दहाड़े मारा भी गया। जिस तरीके हम आवाज उठाते रह गए, और आज भी हम अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं और लड़ते ही रहेंगे। पिछले आज भी अगर हमारे राज्य को अलग किया गया, तो उस वक्त से देखा गया तो आज तक नौकरियों की बात करें, चाहे किसी भी अन्य चीजों की बात करें, युवाओं को हमेशा निराश रखा गया। हमेशा दोहरी नीति अपनाई गई हमारे साथ, नेताओं के, भ्रष्ट नेताओं के कारण, सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने के लिए या फिर किसी दूसरे बातों को मुद्दा बना करके चलने के लिए। और खुद यहाँ से मधु कोड़ा, जो कि हमारे राज्य के एक बार मुख्यमंत्री बने थे, वो किसी भी पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे। वो अकेले लड़े और उन्हें भी जिताया गया। ये हमारे राज्य की एक खूबसूरती है कि अगर आप किसी मुद्दे को लेकर के आते हो और अगर वो सही है, तो आप अकेले भी लड़िए तो आपको जीत मिलेगी। आज हमारे राज्य में एक जयराम महतो नाम का एक लड़का है, जो कि आज विधायक बन चुके हैं, माननीय विधायक। वो लड़का अकेले आया था, एक भाषा की लड़ाई के लिए कुर्मी के नाम पे आया, और आज वो विधायक बना। हार भी उसके हाथ लगी, उसको बहुत सारी धमकियों भी मिली। लेकिन आज देखा जाए तो वो लड़का हजारों तरीके के मतलब असुविधाओं को छोड़ते हुए, बहुत सारी चीजों से लड़ते हुए आज वो लड़का वहां पहुंचा है, और आज भी वहां पर रुका नहीं है। वो सभी चीजों के लिए आवाज उठाता जा रहा है। और वैसे वैसे लड़के आज हमारे झारखंड में हैं, जो कि दिखाते हैं कि हमारे अंदर एकजुटता है। हम चाहें तो इन सब चीजों को बदल के रख सकते हैं। हमारे साथ कितनी भी गलत हो जाए, हमें कितना भी दबाया जाए, हम दबने वालों में से नहीं है। हमें कितनी भी जाने गंवानी पड़े, हम अपनी आजादी, हम अपने उन सभी हक को लेंगे जो कि हमारा हक है, जो कि बाहरी लोगों को भी पता रहता है। धन्यवाद। सुमित, आपने बहुत गंभीर मुश्किलें बताई झारखंड की, और जो आपने बताया आप हक के लिए लड़ेंगे, अपने राइट्स के लिए, जो आपका हक है। और संविधान के हिसाब से भी हमें इन चीजों का हक है, और बिल्कुल हमें लड़ना चाहिए, अपनी आवाज उठाना चाहिए। अगर आपको मौका मिलता है प्रधान बनने का और आप बनते हैं प्रधान इस मंच के, तो आप इन मुश्किलों को जो आपने झारखंड की बताई, इन सबको आप कैसे हल करेंगे, क्या समाधान लेके आएंगे, किस तरीके से अपने हकों को लड़ेंगे और वापस अपनी समाज का भला करेंगे? आज हमारे देश, हमारे राज्य में जो आप देख रहे हैं मैम कि बहुत सारी परेशानियां हैं। ये सारी परेशानियों का सिर्फ एक ही जड़ है, शिक्षा का अभाव। यहाँ पे स्कूल तो है, लेकिन बच्चों को पढ़ाई नहीं होती है। ये हर एक जगह की, ये सिर्फ गलतियां टीचर की या सरकार की नहीं है, हमारे भी है। क्योंकि मैं भी उसी राज्य से आता हूँ, मैं भी उसी राज्य के डिस्ट्रिक्ट से, छोटे से कस्बे से आता हूँ, जहाँ पे मैंने पढ़ाई की। तो मैं अपने चीजों को समझ पाया और बोल पाया। आज मेरे ही ऐसे ऐसे भाई हैं कि अगर उन्हें कल जाकर के, आज हम कितनी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, इन्हें बदलने के लिए हमें उस चीज को, उन चीजों में खुद को लाना होगा। जैसे जयराम महतो आज विधायक बने, तो उनकी ताकत बनने के लिए हमें चारों तरफ से उन्हें बल देना होगा, जिस कारण से वो जो हक की लड़ाई है वो पूर्ण हो सके। लेकिन हमारे बीच ही कुछ भ्रष्ट नेताओं के द्वारा हमारे भाइयों को भटका दिया जाता है, कुछ पैसों के लालच में या कोई और तरीके से, जिस कारण से वो लोग भटक करके कहीं और अपना मत, जो कि बहुमत है हमारा, जो कि हमारी ताकत है, वो इन चीजों को ना समझ करके कुछ लालच के दौर पे उन्हें बेच देते हैं, जिस कारण से कि हमारी आवाज ढीली पड़ जाती है। हम वो सभी आवाज उन जगहों पे नहीं पहुंचा पाते हैं जहां हमें पहुंचा करके हक मिलना चाहिए था। तो मैं सबसे पहले तो शिक्षा पे जोर देना चाहूंगा कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं अभी भी इन सब चीजों पे काम करता हूँ। वो सभी चीजें जहाँ पे शिक्षा को महत्व भी नहीं दिया जाता है, जहाँ पे बच्चों को सीधा सिखा दिया जाता है कि आपको कमाना खाना, इस तरीके की चीजें, तो मैं उस जगह पे जाता हूँ
वहाँ पे मैंने शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करता भी हूँ, मिला करके मैं मीटिंग वगैरह भी करता हूँ और बच्चों के बीच जितना भी हो सकता है, कॉपी हो चाहे कलम हो पेंसिल हो, उन लोगों के बीच में शिक्षा के लिए उनकी अंतरात्मा से मैं समझाता हूँ कि भाई तू लोग इन सब चीजों पे ध्यान दो और इस सब चीजों को सीखो, क्योंकि जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तब तक तुम जान ही नहीं पाओगे कि झारखंड भी एक अलग राज्य हो सकता था। जब तुम इन चीजों को हमारे लोगों ने पढ़ा, क्योंकि जब कुर्मियों की बात आती है तो जो कुर्मी होते हैं मैम, उन लोगों को पता ही ना था क्या कि हमारी भाषा संस्कृति अलग है। जब उन चीजों को पढ़ा और भाषा के तौर पे हमें हक अलग से दिया है जो कि हमारे संविधान ने दिया, ये जानकारी के अभाव रहने के कारण हम इतने पिछड़े रह गए। हम उन हक को उस वक्त पे मांग नहीं कर पाए जबकि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ही हमें मिल सकता था। ये मांगते मांगते ही हमारी जिंदगी, हमारे राज्य को 50 साल से ज्यादा लग गया अलग राज्य बनने में, हमारे हक की चीजें मांगने में। उन सभी चीजों का जो खुलेआम दोहन हो रहा था, उन सब चीजों को अब तो बहुत सारे छिप के होती है, खुलेआम इन सब चीजों को किया जाता था जो कि अब रोका गया। तो ये सब चीजों को सीखने में हमारी 2 पीढ़ियां बीत गई। अब अगर हम लोग अब भी अगर नहीं संभले तो हमारे पास ऐसी कोई संसाधन नहीं बचेगी जिससे कि हम अपने राज्य को बचा सके बाहरी लोगों से। जिस तरीके से हमारी जमीनों को लूटा गया, खनिजों को लूटा गया, उन सब, तो ये सभी बोलते रहे। और प्लस मैं बताना चाहूंगा यहाँ के खासकर युवाओं को, यहाँ के युवा जो है वो ग्रेजुएशन तो कर रहे हैं, लेकिन उनका अगर आप कॉलेजों में जाकर के अगर उनकी अटेंडेंस देखा जाए तो टीचर अपनी नौकरियां बचाने के लिए तो यहाँ पे बच्चों का अटेंडेंस फुलफिल कर दे रहे हैं, लेकिन आपको अगर इसी तरीके से अगर आप जाते हो तो वहाँ पे बच्चों को नहीं मिलेगा। ये गलतियां हमारी भी है कि हम कभी ध्यान ही नहीं देना चाहते आज के मनोरंजन के कार्य में, क्योंकि बच्चों को पता नहीं कि 25 साल की उम्र के बाद हमारे घर परिवार होती है जिन्हें चलाने के लिए हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, नौकरी चाहिए या रोजगार चाहिए। इन सब चीजों पे हमें काम करना चाहिए। वो ये सब जानकारियां उनके पास नहीं है, क्योंकि हमारी जो पुरानी पीढ़ी है ये वो सब चीजें समझाने के लायक नहीं है। उन्होंने साफ देखा है कि 200 400 500 कमाना है दिन भर में, उससे हमारी घर चलेगी और राशन के चावल से या फिर इन सब चीजों से हमारा घर चलेगा, जो कि ठीक है। एक वक्त तक लोगों को मिलना चाहिए जो कि जरूरत है, हर कोई एक तुरंत ही नहीं उठ सकता और जीने के लिए उन सब चीजों की आवश्यकता है। लेकिन कुछ वक्त के बाद आपको अपने आत्मनिर्भर होना पड़ेगा जिससे कि आप अपनी मांगों को मजबूती से रख पाए, किसी के ऊपर निर्भर ना रहे। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए युवाओं को आगे आना होगा, युवाओं को समझना होगा। और ये सभी जो बातें होती है, कोई जिम्मेदार आदमी अपने पर रिस्क लेकर के ये सब कामें नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत सारे लोग इन सब चीजों पे आज अगर देखा जाए तो यूपी बिहार झारखंड खास करके यहाँ पे गुंडा राज का कोई बात नहीं है। जो भी नेता अगर अधिकतर चुना जाए तो उनपे केस मुकदमे तो इतने होते हैं जितना कि आज तक हम लोग कहीं घूमे ना हो या हम लोग के पास इतने डिग्रियां ना हो, उतने तो उनके पास केस रहती है। सिर्फ मतलब कि बलपूर्वक हो, लालच दे करके हो, डरा धमका करके हो, इन सब चीजों पे वो जीतते हैं। और उन लोगों को अच्छा से पता है कि हमको सिर्फ अपना परिवार चलाना है, मेरा बच्चा हुआ इनको पढ़ाना है, उनको बैठा देना। उनके पास अगर देखा जाए तो किसी चीज की पूर्णता उनके अंदर मतलब कि जो जरूरत होती है अंदरूनी रूप से कि ये सब इस पद पे हम बैठ करके कार्य कर सके, वो सब उनके अंदर होती नहीं है। हमें खुलेआम मंचों से उनके द्वारा आप शब्द सुनने को मिल जाता है। अच्छे लेवल पे जो ऑफिसर्स रहते हैं जो कि बड़े बड़े एग्जाम क्वालिफाई करके आते हैं, जिनके नॉलेज होता है, उनको खुलेआम ये लोग सारे मंचों पे मतलब कि देखा जाए तो किसी भी भाषा में इनसे बात कर लेते हैं। बहुत बार तो हाथ तक छोड़ा गया है, उनको गलाना नहीं जाता, जिस कारण से हमारा देश पीछे हटते जाता है। कुछ कुछ जगहों पे लोग आवाज उठाने का प्रयास करते हैं, बलपूर्वक उन्हें दबा दिया जाता है या लालच दे करके उन्हें बिठा दिया जाता है। तो ये सब चीजें हमारे राज्य की थोड़ी कमियां हैं और इनका सिर्फ एक ही उपाय है कि अगर हमारे देश की एक बात की जाए कि हम किसी की अधीनता स्वीकार ना करें, तो इसमें एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है तो महाराणा प्रताप, जिन्होंने चाहे कितनी भी बातें हो वो उन्होंने घास की रोटी खाना पसंद की लेकिन किसी की अधीनता पसंद नहीं की। हम जंगल में घूमेंगे, हम घास की रोटी खाएंगे, लेकिन किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि मानसिक गुलामी आपको कहीं ना कहीं आपको नुकसान ना दे, आपकी आने वाली पीढ़ियां उनसे दिक्कत होगी। क्योंकि अगर अंग्रेजों की हम देखें तो जब ब्रिटिश काल में लोग आए तो यहाँ पे साफ साफ उनका बात था कि हम यहाँ पे आकर के सिर्फ रोजगार करेंगे, मतलब हम सिर्फ व्यवसाय करेंगे, बिजनेस करेंगे। लेकिन देखा जाए धीरे धीरे उन्होंने अधीनता को स्वीकारता गया, बहुत सारे राजाओं में फूट डालो नीति किया गया, जिससे कि हमारा देश पूरा पूरा कमजोर हुआ और हमें गुलाम बना दिया गया। आपस में लड़वा करके हमारे साथ 250-300 सालों तक गुलाम किया रखा गया। और आज भी संविधान और हमारे जनगणना ऐसे ऐसे चीजें हैं जो कि बहुत सारी चीजें दिखाती हैं कि हम उन्हीं के द्वारा चलाए जा रहे हैं और उन्हीं की नीतियों पे आज भी हम बढ़ रहे हैं। तो जो भ्रष्ट नेताएं हैं जो कि उन्हीं की नीतियों को चला करके हमें तोड़ने का और हमारे बीच भाषाई रूप से हो या फिर
खान पान हो या पहनावे के रूप में हो या संस्कृति के रूप में तोड़ते रहते हैं, और वो सिर्फ अपना वोट बैंक बना करके जीत करके और पेट पॉकेट भरने का काम करते हैं और किसी के साथ कुछ नहीं करते। इन सब चीजों की दिक्कत है हमारे झारखंड राज्य में। मैं इन सब चीजों को बदलना चाहूंगा, और अब मुझे जब भी मौका मिले मैं लोगों में हमेशा जागरूकता फैलाता हूँ कि आप खुद को समझिए कि आप पहले देश के नागरिक हैं, आप इस राज्य के हैं, आपका अधिकार है इस पर। आपसी फुट के कारण नेताओं की तरफ ना बढ़ें और अपने हक को समझें। रैलियों में जा करके आज अगर आप देखें तो हमारे रांची में आज भी सरना के द्वारा कि एक अलग धर्म है, उसे एक अलग चीज मिलनी चाहिए, उन्हें दूसरे धर्मों में शामिल ना किया जाए। ये चीजें कांग्रेस सरकार के द्वारा बिल्कुल अच्छे से जेएमएम के द्वारा किया जा रहा है, जो कि बहुत बढ़िया चीज है। उन्हें उन लोगों के लेकिन अभाव मुझे तब लगता है, मुझे दुख तब होता है इन सब चीजों से जब मैं रांची पहुंचता हूँ। रांची में जाकर के मैं देखता हूँ कि जो भीड़ है वो भीड़ तो पहुंची हुई है। जब उनसे पूछा गया कि आप किन मुद्दों को लेकर के यहाँ आए हुए, तो वो लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, मुझे 500 रुपए दिया गया जिस कारण मैं यहाँ आया हूँ। मैं आ रहा घर में सोया हुआ था, मुझे नेताजी के द्वारा यहाँ ले आया। तो उन्हें मेन चीजें पता ही नहीं है अपने बारे में, वो जानकारी उनके पास होना बहुत जरूरी है। तो इसी चीज का फायदा उठा करके नेता लोग सिर्फ लालच देकर लोगों को अपनी भीड़ में बुलाते हैं, अपनी एक अलग मानसिकता रखते हैं, लोगों को अलग समझाते हैं और सरकार के सामने बात अलग रखते हैं, जिस कारण से वो उन मंसूबों को सही करने में कायम हो जाते हैं कि मेरे साथ तो लोग जुड़े हुए हैं, मुद्दे मेरे साथ मत है, मेरे साथ वो सारे लोग अड़े हुए हैं कि मुझे ये सब मुद्दे चाहिए, जबकि इनको पता ही नहीं होता कि मुझे क्या क्या चाहिए। अभी बहुत सारी क्या बोलते हैं इंटरव्यूज हो या फिर मीडिया के द्वारा जो चीजें मतलब वहां पे जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की गई हो, तो वहां पर साफ साफ इन चीजों को देखने को मिलती है। तो इन सब चीजों का अभाव मुझे लगता है कि लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना सबसे प्रथम कार्य है, क्योंकि जो महाराणा थे वो अगर अधीनता को ना स्वीकार करके सिर्फ और सिर्फ घास की रोटी खाने के लिए तैयार थे, तो ये सिर्फ जानकारी का चीज था। उसे पता था कि हमारी आगे की पीढ़ियों के साथ ये क्या होगा, इस कारण से उन्होंने कभी किसी की गुलामी स्वीकार नहीं। तो अगर मैं भी हूँ, मुझे भी 500 रुपए देकर के लोग लेके जा सकते हैं, मुझे भी लोग लालच दे सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं खुश तो रह सकता, लेकिन मेरी आने वाली पीढ़ियों की बहुत इस कदर से लोगों की आज देखने को मिल रहा है। मैम जिस तरीके से आपने बोला, मुझे बहुत दुख होता है कि यूपी बिहार झारखंड के लोग जब बाहर जाते हैं काम करने के लिए, जब वहां से लोग यहाँ पे आएंगे, ऐसा नहीं है कि वहां के लोग यहाँ के कमाते नहीं है, छोटी छोटी रैलियां वो भी लगाते हैं। अभी राजस्थान की मैं बात करूंगा, वहां का एक सबसे बड़ा बढ़िया चीज है जो आलू का जो रहता है ना मैम, क्या बोलते हैं, जलेबी, उधर का फेमस है। आज आलू की जलेबी बेचने के लिए उधर के आप मेरे गिरिडीह में भी बहुत सारे मोड़ मोड़ पे आपको दिखेंगे वो लोग राजस्थान के हैं। लेकिन क्या हम लोगों ने ऐसा किया? नहीं किया। हम लोगों ने सबको मिलकर के यहाँ कमाने का हक दिया है। अगर आप यहाँ आए तो स्वराज आप कीजिए, आपसे कोई दिक्कत नहीं है हमें, हम मिलजुल कर चलने वाले लोग हैं। हमने तो खुद को बेच करके इस देश को सींचा है। ये देश की अगर अर्थव्यवस्था पे अगर आप जाए तो हमारा जैसा भूमिका रहा है, हमारा जैसा योगदान रहा है अन्य राज्यों की तुलना में। मैं अपने राज्य के ऊपर आऊं, अगर मैं बात करूं तो दूसरे लोग हमारे टक्कर में ना आ सके, ऐसी चीज है हमारी। हमने अपना खून दे करके इस पूरे देश को सींचा हर तरीके से। ये यूपी बिहार झारखंड की बात है। और जब आज हमारे घर के लोग, हमारे घर के बच्चे घर वहीं जाकर रोजगार पाने की आवश्यकता करे, जब से वहां पे कुछ मांग भी नहीं है हमारा, हम सिर्फ नॉर्मल जाते हैं और हमें कोई बड़ी नौकरियां वहां नहीं दी जाती है। हमें वहां पे आज भी मजदूरी के तरह ही ट्रीट किया जाता है, रखा जाता है। 15 से 20 हजार रुपए ही दी जाती है, जिससे कि हमारा सिर्फ घर चलता है और कुछ नहीं होता हमारा। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो पाता है कि हमारे राज्य के जो नेता है सिर्फ अपने पेट भरने के लिए, अपने पॉकेट भरने के लिए इन सब चीजों में, और उन नेताओं को भी जानकारी ना होने के कारण, क्योंकि अगर नेता उनके पास भी जानकारियां हो तो उनके पास भी, क्योंकि हमारे जो नेता आते हैं कोई भी उठ के आता है बन जाता है, पढ़ाई लिखाई से उनको मतलब नहीं है। 4 को मर्डर किया हुआ है, 2-4 ठो कुछ ये वो किया हुआ, रंगदारी वसूला, पैसा खर्चा किया, ऐसा किया, बन गया। तो उन सब चीजों के द्वारा हम युवा ही ऐसे हैं जो आगे आकर के इन सब चीजों को रोक सकते हैं। सुमित, तो मैं युवाओं के बीच ही हमेशा जागरूक रखने में काम करूँ। जितने भी मुद्दे आपने उठाए, एक संक्षिप्त में देखें तो आपका मेन जो है वो आपका शिक्षा पे लेकर जोर है कि आप शिक्षा पर काम करेंगे अगर आपको प्रधान बनने का मौका मिलता है तो। मुझे आपकी जानकारी भी लेनी थी क्योंकि आपने खनिज का कई बार मुद्दा उठाया, और झारखंड इसके लिए जाना जाता है, मिनरल्स के लिए, खनिज के लिए। और जो आपने बताया कि किस तरीके से आप बाहरी राज्यों को सप्लाई करते हैं लेकिन उतना आपको नहीं मिलता है, इसके लिए आपका कोई समाधान है, कुछ सोचा है आपने?
जी मैम, देखिए हमारे जो राज्य है उसका खनिजों का अगर शोषण हो पा रहा तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के नेताओं की गलत नीतियों के कारण हो पाता है। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम किसी भी कंपनी या किसी भी फैक्ट्रीज को या फिर दूसरे लोगों को अगर हम बेच रहे हैं तो उसका क्या निर्णयात्मक मूल्य होना चाहिए वो हम ना तय करेंगे। हमें पता होना चाहिए ना उन सब चीजों के बारे में कि हम अपने राज्य को कैसे विकास की ओर लेके जा सकते हैं इन सब चीजों का उपयोग करके। ऐसा थोड़ी है कि कोई भी कुछ भी बोलेगा हम उन सब चीजों को मानते हैं। अभी जिस राज्य से है कि चोरी खनिजों का जितना मतलब गलत नीतियों के कारण बेचा नहीं जाता उतना चोरी किया जाता है। हमारे जो जयराम महतो है अभी जो नए नए नेता जिनके बारे में मैंने आपको बताया, ये हाल फिलहाल में जो एरिया उनका था वहां से जो भी ट्रक से भर भर के जो कोयला जो खनिजों का यहाँ पर दोहन किया जाता था रात में चोरी के द्वारा, लोगों के द्वारा, बाहरी लोगों के द्वारा जो बाहर पहुंचाया जाता है जिनका कोई हिसाब नहीं रहता हमारे पास, उन सब चीजों को जब तक ना रोका जाएगा तब तक हम कभी भी विकसित नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जितना हमें हिसाब में दिखाया जा रहा है कि हमारे खनिजों को बेचा गया, ठीक है, यहाँ तक तो हम समझे बात को, लेकिन जो चोरियां हो रही है उनका तो हिसाब ही नहीं है। ये तो सिर्फ पैकेट भरने के लिए काम हो रही है ना मैम। जो उदाहरण दे रहे हैं नेताओं का या बाकी सभी का, वो तो एक अलग ही चीज है, उससे हम नहीं बदल सकते। लेकिन एक युवा होके मैं आपका जानना चाह रही कि आप अपनी रोल पे, आप अपनी पोजीशन पे, अपनी भूमि पर एक युवा होके, या अगर आपको प्रधान बनने का मौका मिलता है तो आप क्या करते हैं? मैं किसी भी नेता या पार्टी इनका नहीं पूछ रही, क्योंकि वो तो वहां करेंगे क्योंकि वो एक सरकारी तौर पे एक पूरे संविधान के उस इलेक्शन प्रोसेस को करके वहां पे आए हैं। लेकिन अगर एक प्रधान रहता है या अगर आपको मौका मिलता है तो वो इसमें क्या बदलाव ला सकता है, या फिर युवा क्या बदलाव ला सकते हैं? मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ। कोई और नेता नहीं, कोई और देखिए, पार्टी नहीं। जी मैम, कोई नेता कोई पार्टी नहीं, मैं युवाओं की बात करता हूँ। जैसे कि अगर मेरे घर है, मैं जिस जगह पे हूँ, मुझे पता है यहाँ पे से खनिजों का शोषण या फिर जो भी यहाँ से लूट हो रही है, मुझे पता है ये जगह मेरी है, ये जमीन मेरा है, तो और खुलेआम यहाँ से दोहन भी किया जा रहा है। तो मैं युवाओं के द्वारा यहाँ पर अगर किसी भी तरीके से अगर मैं उन सभी चीजों को रोकने का प्रयत्न करूं कि आप जो चीजें कर रहे हो, जैसे कि जिस जमीन पे आप खनिजों का खनन करने आ गए, बहुत सारे जगहों पे इलीगली भी खनन किया जाता है, मैं इन सब चीजों को बिना पद पे रह करके लोगों को जागरूक करके युवाओं के साथ मिल करके उन चीजों को रोक सकूं, और जो लोगों को वहां पे विस्थापित किया जा रहा है उन्हें वहां का मुआवजा दिला करके या फिर उन चीजों को रोक करके उनको उनके अधिकार को दिलाने का कार्य मैं इस तरीके से अभी कर सकता हूँ। इन सब ये चीजें हो गई। प्लस में अगर मुझे कहीं से भी जानकारी प्राप्त होती है कि नहीं इस जगह पे गलत हो रहा है या यहाँ की लूट के सामान कहीं पे जा रहा है, तो उन सब चीजों को हक बनता है हमारा कि हम भी वो सब चीजें नागरिक होने के नाते हम पूछ सकते हैं कि ये सभी जो चीजें हो रही हैं वो सही हो रही है, नहीं हो रही है, या हर हिसाब हम ले सकते हैं, और अगर गलत हो रही है तो क्या कारण से हो रही है, और जो गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ आवाज उठा करके हम उन नेताओं के सामने परस्पर सिर्फ क्या कर सकते हैं मैम, हम लोग जा करके निवेदन ही कर सकते हैं, मतलब लिखित तौर पे उन्हें दे सकते हैं। ये सब चीजें करके हम रोक सकते हैं मैम। अभी तो हमारी कोई उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो उतने ही तक जा सकते हैं। इसमें भी हमारे ऊपर बहुत सारा रिस्क आता है कि अगर हम आवाज उठा रहे हैं तो बहुत सारे लोगों के नजर में, पूंजीपतियों के नजर में आते हैं, जिससे कि बहुत सारी दिक्कत होती है। जी तो आप जो क्षेत्र पे काम करते हैं इसमें आपको आपके परिवार की तरफ से सपोर्ट मिलता है क्या? परिवार, देखिए मैम, हम लोग बहुत मध्यवर्गीय परिवार है, तो वैसा हमारा घर हमें बहुत हद तक जहां तक हो सकता है वहां तक सपोर्ट ही करता है। हमारे घर से कुछ बाहरी तौर पे तो हमें कभी कुछ सपोर्ट वैसा नहीं मिल पाया, लेकिन बहुत जगह पे होता है जो कि हमें घर को ही मिला करके हमें देखते हुए चलना पड़ता है। हम यूं ही नहीं चल सकते हैं कि जैसे कि मैं घर का अपना बड़ा लड़का हूँ, मेरे नीचे 2 छोटे भाई है, मेरा खुद का घर है, मेरे पिताश्री नहीं है, तो इन सब चीजों को देखते हुए भी मेरे घर में छोटा दुकान है, मैं प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, जब भी वक्त मिलता है तो सभी चीजों को देख करके मुझे चलना पड़ता है, घर परिवार। क्योंकि अगर हम यूपी की बात करें तो जिस प्रकार से हमारे योगी जी हैं, उन्होंने अपना घर त्यागा, सब चीजों को देखते हुए आज ऐसे ऐसे मुद्दों को सामने लाए हैं। कभी संसद में उन्हें रोना भी पड़ा है, बहुत जगहों पे उन्हें फटकार भी मिली है, बहुत तरीके की चीजें हुई। तो आज हम देखते हैं कि उनकी घर के कुछ लोग किसी जगह पे छोटा सा झोपड़ी बना करके अपना आवास चला रहे हैं, या फिर बहुत सारी चीजें आज भी देखने को मिलती है जो कि छोटा छोटा दुकान के चला करके बहुत मध्यवर्गीय परिवार है। कभी नहीं उन्हें कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के परिवार के सदस्य हो सकते हैं। वैसी एक मानसिकता है उनकी। तो इस तरीके के त्याग करने के लिए बहुत सारी चीजें होनी चाहिए मैम। तो अभी मैं जिस राह पे हूँ, जिस चीजों की सीख रहा हूँ, तो बहुत हद तक मैं मिला करके चलना चाहता हूँ, और परिवार से वैसा कुछ नहीं मिल पाता।
हम नहीं लोग को भी सुमित, परिवार को आप देखना चाहिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप अपनी निजी जिंदगी में एक युवा होके, देश के एक जागरूक युवा होके जो आप कर रहे हैं, मैं उसकी काबिले तारीफ है। जो प्रधान मंच है, वो आपके जो लक्ष्य जो आपने हमें बताए और जो आपके इतने सपने हैं, इनको कैसे साकार करेगा प्रधान मंच, ये हमें बताइए। देखिए, हम प्रधान ऐप जो कि अभी चलाया, अभी जो यहाँ पे लोगों को जोड़ा गया है, लोगों के साथ मिल करके लोग सिखाने का कार्य मैं कुछ दिन से इन सब चीजों के प्रति, जब मैं काम पे जाता हूँ या फिर बहुत सारा मैं प्रयास पहले से करता रहा, तो कहीं ना कहीं मैं रेगुलर नहीं रह पाता था, चीजों को छूट जाता था, क्योंकि अपना भी जब आप देखिएगा दूसरे चीजों में अगर आपका ध्यान जाने लगता है तो कहीं ना कहीं आप भटकने लगते हैं। तो प्रधान तो सबसे पहला कंसिस्टेंसी हमारे अंदर बनाता है और हमें टाइम टू टाइम याद दिलाता है कि हमें क्या करना चाहिए। ये चीजें बहुत जरूरी होती है। कुछ मुद्दे हमसे छूट जाते हैं जो कि हमारे मित्रगणों के द्वारा, प्रधान ऐप के द्वारा हमें फिर से याद आती है। जैसे कि आज हमारे ग्रुप में पूछा गया कि आपके द्वारा क्या क्या मुद्दे हैं, तो मेरे दिमाग में जो जो मुद्दे थे मैंने तो वो लिख के दिया। और भी जो हमारे साथ लोग थे, जैसे हमारे साथ हमारा मेरे दोस्त हैं शाहिद अंसारी हैं, और भी मित्रगण जो यहाँ से जुड़े मेरे साथ, उन्होंने भी अपना अपना मुद्दा दिया। तो याद आया कि नहीं, ये सभी मुद्दे थे जिसपे मुझे और भी काम करना है। इन सब चीजों के बारे में मुझे अभी और भी जानकारियां हासिल करनी है, जिससे कि मैं लोगों के बीच में अच्छे से प्रस्तुत कर सकूं, लोगों को मैं अच्छे से जागरूक कर सकूं और खुद को भी मजबूत कर सकूं, जिससे मैं अपनी आवाज को बुलंद कर सकूं। तो प्रधान इन सब चीजों में हमें आगे करता है। टाइम टू टाइम हमारे देश में, राज्य में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे आसपास में क्या हो रहा है, इन सब चीजों के बारे में अपडेट करता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है चीजों को जानते हुए। तो प्रधान हमारे इन सब चीजों के लिए साथ देता है। और कभी उस प्रकार से अगर हमें जरूरत पड़ती है तो वैसे वैसे लोग हैं यहाँ पे जिनसे बातें करके हमें उन सब चीजों का मतलब कि अगर कोई मुद्दा आया, कोई परेशानी आई, तो उनका सुझाव हमें देखने को मिलता है और हमें बताया जाता है कि आप आगे क्या कर सकते हो। तो इन सब चीज ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है एक युवा के लिए, क्योंकि जब हम बिजी होते हैं, जब हमारा चारों तरफ दिमाग उलझ जाता है और हम कहीं फंस जाते हैं, तो बहुत कहीं ना कहीं हमें एक ऐसे गुरु की या फिर एक ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है जो हमारा मार्गदर्शन कर सके, जो जिसको अच्छे से जानकारियां प्राप्त हो, जो कि हर तरीके की चीज, हर क्षेत्र को देखते हुए आपको निर्णय दे सके। तो ऐसे गुरुओं की आवश्यकता पड़ती है। तो वो सभी चीजें हमें प्रधान से प्राप्त हो रही हैं और लगातार इन सब चीजों को, और मैं सबसे ज्यादा खुश इस चीज से हूँ कि मैं इससे जुड़ करके कंसिस्टेंसी में टाइम दे पा रहा हूँ और कुछ ना कुछ हर रोज खुद में बेहतर करने का प्रयत्न मैं कर रहा हूँ। और इसके आने से मेरी एक रूटीन बनी हुई है जिससे मैं बहुत खुश हूँ कि जिससे मैं काम कर पा रहा हूँ। प्रधान हमारे हर क्षेत्र में हमें मजबूत बनने का मतलब कि मार्गदर्शन करता है और हमारे हर तरीके से मदद करता है। आर्थिक रूप से भी कुछ लोगों को मदद करने का प्रयत्न किया जा रहा है, उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है, आवश्यक हो जाती है, जो कि प्रधान ऐप करती है। मैं इस चीज के लिए प्रधान ऐप को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं दर्शकों को एक बात बताना चाहूंगी। सुमित ने अभी एक बात कही कि जो लोग हैं जो प्रधान को चयन करते हैं, प्रधान का चयन, वो एक मार्गदर्शक का भी काम करते हैं। ये जनता मार्गदर्शन करती है अपने प्रधान का, उन लोगों का जो उनके क्षेत्र को चलाते हैं। तो लोगों से मैं कहूंगी आपका वोट बहुत कीमती है और आप मार्गदर्शन करेंगे अपने प्रधान का, अपने लीडर का जो आपके क्षेत्र से बनेगा। तो जरूर प्रधान मंच से जुड़िए। सुमित, आखिरी प्रश्न बहुत छोटे रूप में, सिर्फ एक या दो पंक्ति में, समय समाप्त होने वाला है। आपको कोटरा बोली में, जो आपकी भाषा है कोटरा, उसमें प्रधान मंच से जुड़ने के लिए आपको कुछ पंक्तियां कहनी है और फिर उन्हीं पंक्तियों को हिंदी में भी अनुवाद करना है। जल्दी से, आपका समय शुरू होता है अब। हम सुमित कुमार हियो, हमार नाम सुमित कुमार भेलो। हम हियो गिरिडीह झारखंड से। हम कह ई चाहो कि जैसे कि अभी देखल जा है कि प्रधान ऐप जे हथिन ई बहुत अच्छा काम करो हो और एकर में सब चीज के टाइम टू टाइम सबके अपडेट मिलब करो, युवा लोग के सिखावल जाब करो, जेकर से युवा आगे बढ़ सको हो और अपन समाज के प्रति, अपन प्रति बहुत अच्छा चीज आगे के भविष्य बना सको। इस सब चीज के ध्यान देते हुए हम कहल चाहो कि प्रधान से तोहनियों सब जुड़, अब प्रधान से जुड़ के तोहनी कुछ सीख और तोहनियों आगे बढ़, और जे तोहनी दिक्कत लागो प्रधान सबसे पूछ, प्रधान तोरा सिखतो और प्रधान तोरा सिखा दतो तो ऐसा कुछ सीख पाए भी जे तो बहुत बढ़िया कर सके। ये सब चीज बहुत जरूरी हो जाए हमखिन।
और प्रधान बहुत अच्छा चीज करब करो हो, प्रधान से तो नहीं जुड़ के अच्छा अच्छा चीज सीख और अपन देश समाज अपन अपन विकास कर और सब कोई आगे बढ़। धन्यवाद। मैं बहुत अपने छोटा भाषा में ये बताए। समय वो कोठा बोली हमें समझ में आ गई थी, तो मैं आशा करती हूँ हमारे हिंदी बोली वाले लोग भी समझ जाएंगे जो आपने कोठा में बोला। बहुत ही प्यारी जी मैम। भाषा है, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाती है। और मैं मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं कोठा बोली वाले लोगों के लिए और आप गिरिडीह क्षेत्र वाले लोगों के लिए कि वो जरूर एक अच्छा प्रधान, जिम्मेदार प्रधान चुने और अपने क्षेत्र में वो परिवर्तन, बदलाव ला सके जो वो चाहते हैं। इस कार्यक्रम को आज समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वर्ष।